हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज़ेआरएफ। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में सेफ़ होंगे और सुरक्षित होंगे। ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 18 अगस्त को और अभी टाइम हो रहा है 10 AM। मैं पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी नीट के लिए, 11th के लिए और 12th के लिए। जो भी स्टूडेंट नीट तैयारी कर रहे हैं या 11th में या 12th में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा 11th का कोर्स भी चल रहा है और 12th का कोर्स भी चल रहा है। ठीक है, 11th 12th दोनों का कोर्स चल रहा है, तो जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। और ये चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिससे एक लेक्चर आ चुके हैं ऑलरेडी और ये है लेक्चर नंबर 2। तो जो भी नोट्स आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं वो नोट्स के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और कोई भी इंक्वायरी तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, और इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन होंगे मैं डाल देता हूँ टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे आप विजिट कर सकते हैं मेरे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा ऑलरेडी। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है कि एवरीथिंग इज़ फ्री है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है या नोट्स आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे विजिट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, लेक्चर नंबर 1 में एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने शुरू किया था, जिसमें मैंने बताया था कि 5 मोड ऑफ एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बहुत बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, प्लाज्मोटोमी, बडिंग और फ्रेगमेंटेशन। जिससे मैंने बाइनरी फिजन के बारे में बता दिया था। और बाइनरी फिजन के बारे में मैंने बताया था कि एक सेल है जब वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है तो उसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। ठीक है, ठीक है। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, माइटोसिस और एमाइटोसिस में क्या फ़र्क है। माइटोसिस और एमाइटोसिस में क्या फ़र्क है? देखिए, माइटोसिस से जब सेल डिवाइड करती है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है, तो हर न्यूक्लियस में इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, लेकिन एमाइटोसिस में जब सेल डिवाइड करती है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है, तो न्यूक्लियस के बीच इक्वल अमाउंट में क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। किसी न्यूक्लियस को क्रोमोसोम का अमाउंट ज़्यादा मिल गया है, किसी न्यूक्लियस को क्रोमोसोम का अमाउंट कम मिला है, ऐसे डिवीज़न होता है एमाइटोसिस में। ठीक है, क्लियर हुआ माइटोसिस एमाइटोसिस क्या होता है? तो शुरू करते हैं ना मल्टीपल फिजन को। मल्टीपल फिजन इज द डिवीजन ऑफ पेरेंट इनटू मेनी स्मॉल डॉटर इंडिविजुअल साइमल्टेनियसली। एग्जाम्पल, मल्टीपल फिजन अकर इन प्रोटोजोन सच एज प्लाज्मोडियम, अमीबा एंड मोनोसाइटिस। देखिए, मल्टीपल फिजन कैसे होता है? एक पेरेंट सेल है, ठीक है, एक पेरेंट सेल है, ठीक है, उसमें एक न्यूक्लियस है। तो मल्टी फिजन जब होगा तो पहले न्यूक्लियस जो है छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा न्यूक्लियस का, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा, ऐसा बहुत सा टुकड़ा हो सकता है। तो लेट्स हम 4 लेके एग्जांपल लेके अब समझते हैं। न्यूक्लियस 4 टुकड़ों में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब फिर बाद में न्यूक्लियस जब डिवाइड होने के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, ऐसे। तो टोटल 4 सेल यहाँ पे आ गई, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल और 4 सेल। ठीक है, ये तो था मल्टी फिजन। बाइनरी फिजन में सेल सिर्फ 2 हिस्से में डिवाइड करेगी। मल्टी फिजन में सेल 2 से ज़्यादा कितने भी हिस्से में डिवाइड कर सकती है। पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, देन साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। आया समझ में? तो वही बात यहाँ पर कह रहा है। ठीक है, सम टाइम द न्यूक्लियस divide several times by amitosis to produce many nuclei without involving any cytokinesis. Later, each nucleus gather a small amount of cytoplasm around it and mother individual split into many tiny daughter cells. वही चीज़ यहाँ पे कह रहा जो मैंने आपको अभी समझाया कि कभी कभी न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होता है एमाइटोसिस के ज़रिए। एमाइटोसिस क्या होता है मैंने आपको जो अभी तो बताया। कभी कभी न्यूक्लियस डिवाइड होता है एमाइटोसिस से, तो बहुत सारे न्यूक्लियस आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे
बहुत सारे न्यूक्लियस आ गए यहाँ पर। फिर लेटर बाद में हर न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म की कवरिंग आएगी, ठीक है। फिर मदर इंडिविजुअल जो है छोटे छोटे डॉटर सेल में, डॉटर इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, दिख रहा है, आया समझ में। इन कोर्स ऑफ टाइम ईच ऑफ दीज डॉटर सेल्स starts a free life and transforms into an adult individual. This kind of fission is called multiple fission. फिर ये डॉटर सेल जो यहाँ पर देखने मिल रही है, डॉटर इंडिविजुअल देख रही है, वक्त के साथ साथ ये डॉटर इंडिविजुअल जो है ग्रो करेगी और अपने अपने एक एडल्ट सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और इन सारी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फिजन। आ गया समझ में। आगे बढ़ते हैं, मोड ऑफ मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन के मोड के बारे में बात करते हैं। इंसिस्टेशन, स्पोरुलेशन और साइजोगोनी। पहले इंसिस्टेशन क्या होता है वो देखते हैं। इन रेस्पॉन्स टू अनफेवरेबल लिविंग कंडीशन इन अमीबा, एन अमीबा withdraw its pseudopodia and secretes a 3-layered hard covering or cyst around itself. This phenomenon is termed as incystation. तो इंसिस्टेशन क्या होता है, ठीक है। अमीबा के लिए जब कंडीशन जो है, इन्वायरमेंट जो है अनफेवरेबल हो जाता है, मतलब कि वैसा हो जाता है जो अमीबा के लिए नुकसानदेह है, ठीक है। जिस कंडीशन में अमीबा का रहना मुश्किल है, तो जब कंडीशन अनफेवरेबल हो जाता है अमीबा के लिए, तो अमीबा उस कंडीशन में क्या करता है, अपने स्यूडोपोडिया को विथड्रॉ कर लेता है। स्यूडोपोडिया क्या है, ये है स्यूडोपोडिया, ये है स्यूडोपोडिया, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्यूडोपोडिया, ये गोल का स्ट्रक्चर दिख रहा है अमीबा में, ये स्यूडोपोडिया है। इस स्ट्रक्चर के ज़रिए अमीबा जो है फूड को इनगल्फ करता है, फूड को खाता है, ठीक है। तो इस स्यूडोपोडिया स्ट्रक्चर को अमीबा क्या करेगा, जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगा तो इस स्यूडोपोडिया को अमीबा क्या करेगा, विथड्रॉ कर लेगा, मतलब इस स्यूडोपोडिया को ख़त्म कर लेगा। ख़त्म करके ऐसा गोल दिखेगा, ऐसा सर्कुलर स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा, ठीक है, ठीक है। और ऐसा सर्कुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करने के बाद अमीबा अपने चारों तरफ 3 लेयर तैयार करेगा। ऐसा 1 लेयर, 2 लेयर और फिर 3 लेयर अमीबा तैयार कर लिया। अब इस तीनों लेयर को मिला के हम लोग बोलते हैं सिस्ट। क्या बोलते हैं, सिस्ट, CYST, सिस्ट। तो अमीबा ने क्या किया, सिस्ट फॉर्म कर लिया। तो अब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसिस्टेशन। अनफेवरेबल कंडीशन आया, अमीबा ने क्या किया, अपने स्यूडोपोडिया को विथड्रॉ किया और अपने चारों तरफ सिस्ट का फॉर्मेशन किया, तो इसको बोलते हैं इंसिस्टेशन। क्या बोलते हैं, इंसिस्टेशन। अब आगे बात करते हैं स्पोरुलेशन की तरफ। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन द इंसिस्टेड अमीबा डिवाइड्स बाय मल्टीपल फिजन and produces many minute amoeba or pseudopodiospores. The cyst wall bursts out, the pores are liberated in the surrounding medium to grow up into many amoeba. This phenomenon is known as sporulation. अब स्पोरुलेशन क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। अमीबा ने क्या किया, सिस्ट का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। अब जब फेवरेबल कंडीशन आएगा अमीबा के लिए, तो अमीबा फेवरेबल कंडीशन में क्या करेगा, अपने आप को सिस्ट के अंदर ही छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेगा। इस तरह से अमीबा छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया। हर एक टुकड़ा को बोलेंगे माइन्यूट अमीबा या स्यूडोपोडियोपोर्स। देखिए, हर छोटे छोटे टुकड़ों में अमीबा ने डिवाइड कर लिया अपने आप को, ये सब है स्यूडोपोडियोपोर्स, ठीक है। और फिर क्या होगा कि ये स्यूडोपोडियोपोर्स हैं, ये सिस्ट को फाड़ करके बस्ट करके बाहर सराउंडिंग मीडियम में आ जाएगा और फिर एक नए अमीबा में कन्वर्ट हो जाएगा हर एक स्यूडोपोडियोपोर्स, ठीक है। आया समझ में। आगे आते हैं, साइजोगोनिंग क्या होती है। इट इज़ अ टाइप ऑफ मल्टीपल फिजन अकर्स
inside the body of host present in plasmodium साइजोगोनी आर ऑफ टू टाइप, लीवर साइजोगोनी और ब्लड साइजोगोनी। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान सुनिएगा, साइजोगोनी क्या होता है? जब मल्टीपल फिजन, कोई ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फिजन कर रहा है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर, तो उस तरह के मल्टीपल फिजन को बोलते हैं साइजोगोनी। ठीक है, मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म है किसी दूसरे बॉडी के अंदर इंटर किया, किसी दूसरे होस्ट के अंदर इंटर किया और इंटर करने के बाद वहाँ अपने आप को डिवाइड करा मल्टीपल फिजन से, तो उसको बोलते हैं साइजोगोनी। तो प्लाज्मोडियम साइजोगोनी करता है, साइजोगोनी देखने वाला प्लाज्मोडियम, जैसे कि मलेरिया। ठीक है, साइजोगोनी का दो टाइप होता है, लीवर साइजोगोनी और ब्लड साइजोगोनी। जब साइजोगोनी जो है लीवर के अंदर हो रहा है तो लीवर साइजोगोनी, और जब साइजोगोनी ब्लड में होता है तो बोलेंगे ब्लड साइजोगोनी। आया समझ में दोस्तों? उम्मीद करता हूँ समझ में सब कुछ आ रहा होगा। नहीं आता तो कमेंट करके पूछ लो यार। अब आते हैं प्लाज्मोटोमी क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। मल्टीपल फिजन ख़त्म, अब एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तीसरा टाइप है प्लाज्मोटोमी। ठीक है, प्लाज्मोटोमी इज द डिवीजन ऑफ मल्टीन्यूक्लियेट प्रोटोजोन into several small multinuclear daughter without nuclear division. It take place in Opalina and Pelomyxa. तो प्लाज्मोटोमी क्या होता है? एक प्रोटोजोआ है, ठीक है, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस है। ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियस है। ठीक है, तो प्लाज्मोटोमी में क्या होगा कि ये प्रोटोजोआ डिवाइड कर जाएगा बिना न्यूक्लियस के डिवीजन के, सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। कैरियोकाइनेसिस देखने नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ साइटोकाइनेसिस देखने मिलेगा। तो वैसा डिवीज़न जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस, मतलब कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर रहा है। सेल डिवाइड कर रही है लेकिन न्यूक्लियस का डिवीज़न नहीं हो रहा है, सिर्फ साइटोकाइनेसिस से सेल डिवाइड कर रही है, उस तरह के डिवीज़न को बोलते हैं हम लोग प्लाज्मोटोमी। देखिए मल्टी न्यूक्लियस है प्रोटोजोआ, इसमें न्यूक्लियस ऑलरेडी पहले से बहुत सारा है, सिर्फ साइटोप्लाज्म इस तरह से डिवाइड किया ऐसे। तो 3 डॉटर न्यूक्लियाई आ गई, डॉटर सेल आ गया जिसमें ऑलरेडी मल्टी न्यूक्लियस है। आया समझ में? आया समझ में? तो प्लाज्मोटोमी देखने मिलता है ओपेलिना में और पेलोमिक्सा में। ठीक है, अब बढ़ते हैं बडिंग की तरफ। बडिंग एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ डॉटर इंडिविजुअल फ्रॉम ए स्मॉल प्रोजेक्शन द बड अराइजिंग ऑन द पेरेंट बॉडी इज कॉल्ड बडिंग। इट इज ए common method of asexual reproduction. In budding, new individual form by mitosis. देखिए बडिंग में क्या होता है, पेरेंट बॉडी है, ये पेरेंट बॉडी के ऊपर एक छोटा सा प्रोजेक्शन देखने मिलता है, छोटा सा स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट देखने मिलता है। देखिए इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग बड। ठीक है, अब ये बड क्या होगा, पेरेंट बॉडी के ऊपर ही ग्रो करेगा और मैच्योर हो जाएगा, और मैच्योर होने के बाद फिर पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएगा। ठीक है, अब अलग होने के बाद एक नए इंडिविजुअल में तैयार, इसको बोलते हैं बड, बडिंग, इसको बोलते हैं बडिंग। तो बडिंग में क्या हुआ, पेरेंट बॉडी के ऊपर एक स्ट्रक्चर डेवलप किया, उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। पेरेंट बॉडी के ऊपर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप किया, मतलब बड डेवलप किया। अब वो बड जो है क्या हुआ, ग्रो किया, मैच्योर किया, मैच्योर होने के बाद पेरेंट बॉडी से हट करके एक नए एडल्ट में कन्वर्ट हो गया, ये होता है बडिंग। तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे कॉमन मोड जो देखने मिलता है वो होता है बडिंग। ठीक है, तो बडिंग जो है, बडिंग में नया इंडिविजुअल जो डेवलप कर रहा है वो माइटोसिस से डेवलप करता है। तो बडिंग का एग्जाम्पल कहाँ होता है बडिंग, वो देखें। तो बडिंग जो होता है प्रोटोजोन में और कुछ लोअर एनिमल में, जैसे स्पॉन्जेस में, साइफा, सोलेंट्रेट्स में जैसे कि हाइड्रा, एनालिडा में जैसे कि चिटोप्टेरस, और ट्यूनिकेट्स में जैसे कि साल्पा। तो देखिए ये है बडिंग इन यीस्ट। यीस्ट है, यीस्ट के ऊपर छोटा सा बड डेवलप किया,
ये और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ और फाइनली क्या होगा, पेरेंट बॉडी से अलग करके एक नए बड में, एक नए यीस्ट में तैयार हो जाएगा। ठीक है, बर्डिंग। तो बर्ड क्या, एक तरह का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। मतलब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मतलब क्या, वैसा स्ट्रक्चर जो एक नए इंडिविजुअल में डेवलप करने के काबिल है, एक नए इंडिविजुअल में तैयार होने के काबिल है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो बर्ड भी एक तरह का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ बर्डिंग, 2 तरह की बर्डिंग होती है। एक्सोजेनस बर्डिंग या मतलब कह सकते हैं एक्सटर्नल बर्डिंग, इंडोजेनस बर्डिंग दूसरा, या कह सकते हैं इंटरनल बर्डिंग। तो बात करते हैं। इनिशियली ए स्मॉल आउटग्रोथ ऑफ पेरेंट body develop into a miniature individual. It then separate from the mother to lead a free life. This type of budding is recognized as exogenous budding. जो मैंने आपको बताया, एक्सटर्नल बर्डिंग में क्या होता है कि पेरेंट बॉडी है उसके ऊपर बर्ड ग्रो करेगा, फिर वो बर्ड जो है और ग्रो करके मैच्योर हो करके पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएगा। ये होगा एक्सोजेनस बर्डिंग के केस में। ठीक है, स्मॉल आउटग्रोथ देखने मिलेगा पेरेंट बॉडी के ऊपर, वो और फिर वो डेवलप करेगा एक नए इंडिविजुअल में, और नए इंडिविजुअल जब डेवलप करने लगेगा वो पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाएगा, मदर से सेपरेट हो जाएगा और एक अपनी नई लाइफ की शुरुआत करेगा एक्सोजेनस बर्डिंग में। एक्सोजेनस बर्डिंग देखने मिलता है हाइड्रा में। अब आते इंडोजेनस बर्डिंग में क्या होता है। ठीक है, इन फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस, एग्जाम्पल स्पॉन्जिला, स्पॉन्ज का एग्जाम्पल स्पॉन्जिला है, मराइन स्पॉन्जेस जैसे कि साइकन। तो साइकन में और स्पॉन्जिला में इंडोजेनस बर्डिंग देखने मिलती है। तो क्या होता है उसमें, द पेरेंट इंडिविजुअल रिलीजेस ए स्पेशलाइज्ड मास ऑफ सेल enclosed in common opaque envelope called the gemule on germination. Each gemule give rise to an offspring. Gemule are thought to be internal bud. This type of budding recognized as endogenous budding. जैसे साइकिल एंड स्पॉन्जिला। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, एक्सोजेनस बर्डिंग में क्या हो रहा था, पेरेंट बॉडी के ऊपर बर्ड डेवलप कर रहा था, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप कर रहा था। इंडोजेनस बर्डिंग में क्या होता है कि पेरेंट बॉडी जो है एक थैली रिलीज करता है, एक स्ट्रक्चर रिलीज करता है, थैली रिलीज करता है। उस थैली के अंदर बर्ड होते हैं छोटे छोटे, उस थैली के अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखने मिलता है। इंडोजेनस बर्डिंग में पेरेंट बॉडी एक थैली रिलीज करेगा, देखिए एक वेसाइकल रिलीज करेगा, एक थैली रिलीज करेगा। इस थैली को ना बोलते हैं गेम्यूल्स, और इस थैली के अंदर, इस गेम्यूल्स के अंदर छोटे छोटे बर्ड होते हैं, और ये बर्ड बाहर आएंगे इस थैली से, ये स्ट्रक्चर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर थैली से बाहर आएंगे और न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये होता है इंडोजेनस बर्डिंग में। ठीक है, तो असल में ये जो स्ट्रक्चर है एनसीईआरटी का है, ये है जू स्पोर। ये जू स्पोर देखने मिल रहा है, ये सब जू स्पोर है। ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का नाम है जू स्पोर। ठीक है, तो इंडोजेनस बर्डिंग देखने मिलता है साइकन में और स्पॉन्जिला में। आया समझ में? अब आते हैं फ्रैगमेंटेशन पे। क्या होता है फ्रैगमेंटेशन? इट इज द ब्रेकिंग अप ऑफ एन एनिमल बॉडी into 2 or more pieces, each of which grows into a new individual. Example, it occur in flatworm, microstomum. तो फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, पेरेंट बॉडी है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है, ब्रेक हो जाती है ऐसे। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होगी, वो पेरेंट बॉडी ब्रेक हो जाएगी, फिर हर एक टुकड़ा नया इंडिविजुअल में तैयार हो जाएगा। ये होता है फ्रैगमेंटेशन में। फ्रैगमेंटेशन देखने मिलता है फ्लैटवॉर्म में और माइक्रोस्टोमम में। ठीक है, अब हम लोग एनसीईआरटी में इन सब चीज़ों के बारे में क्या लिखा वो देख लेते हैं जल्दी जल्दी थोड़ा। मेनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन,
where a cell divide into two halves and each separately grow into an adult, example amoeba and paramecium. तो बाइनरी फिजन में क्या होता है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म दो हाफ में डिवाइड हो जाते हैं और हर एक हाफ जो है नया इंडिविजुअल में ग्रो करके कन्वर्ट हो जाता है। तो बाइनरी फिजन देखने मिलता है अमीबा में और पारामीशियम में। आगे आते हैं, इन यीस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड that remain attached initially to the parent cell, which eventually gets separated and mature into new yeast organism cell. yeast में बर्डिंग देखने मिलती है, तो yeast के बॉडी पे छोटा सा बर्ड डेवलप करता है, फिर वो बर्ड जो है इनिशियली yeast से अटैच रहेगा, yeast पेरेंट बॉडी से वो इनिशियली अटैच रहेगा। जब वो ग्रो करने लगेगा, जैसे मैच्योर होने वाला होगा, वो yeast पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएगा और फिर न्यू इंडिविजुअल में न्यू यीस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द अमीबा विड्रॉज इट्स सीडोपोडिया एंड सिक्रीट्स ए 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग और सिस्ट अराउंड इटसेल्फ। दिस फेनोमेनन इज टर्म्ड एज इंसिस्टेशन। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन रहेगा तो अमीबा जो अपने सीडोपोडिया को विथड्रॉ कर लेगा और अपने चारों तरफ सिस्ट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, सिस्ट का फॉर्मेशन करेगा, उसको बोलेंगे इंसिस्टेशन। वे फेवरेबल कंडीशन रिटर्न द इंसिस्टेड अमीबा डिवाइड्स बाय मल्टीपल फिजन एंड प्रोड्यूसेस मेनी माइन्यूट अमीबा और pseudopodospores. This cyst wall burst out and the spores are liberated in the surrounding medium to grow up into many amoeba. This phenomenon is known as sporulation. जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो इंसिस्टेंट अमीबा जो है छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर जाएगा और फिर हर एक टुकड़ा सिस्ट को फाड़ करके बस्ट करके सराउंडिंग मीडियम में आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलेंगे स्पोरुलेशन। ठीक है, मेंबर ऑफ किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट सच एज algae reproduce through special asexual reproductive structure. The most common of these structures are zoospore that usually are microscopic motile structure. Other common asexual reproductive structure are Conidia, Hydra, Gemmules. ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बारे में। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर वैसा स्ट्रक्चर होता है जो पेरेंट बॉडी रिलीज करती है और वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फिर से एक नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। मान लीजिए पेरेंट बॉडी है, इसने एक छोटा सा स्ट्रक्चर रिलीज़ किया, ये स्ट्रक्चर जो है वापस डेवलप करके एक नया पेरेंट बॉडी में कन्वर्ट हो गया, तो ये स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको हम लोग प्लांट के केस में हम लोग वेजिटेटिव स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए मेरी बातों पर। किंगडम फंजाई और प्लांट जैसे कि अलगी वो रिप्रोड्यूस करता है एक स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के ज़रिए। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो दी स्ट्रक्चर आर जूस्पोर। जूस्पोर एक तरह का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो कि मोटाइल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ये ऐसा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जूस्पोर जो कि मूव कर सकता है। मोटाइल मतलब मूव करके चाहे तो यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें तो वो है कोनिडिया जो कि देखने मिलता है पेनिसिलियम में। हाइड्रा में देखने मिलता है बर्ड्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। हाइड्रा में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है? बर्ड। और स्पॉन्जे में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखने मिलता है स्पॉन्जे में वो है गेम्यूल्स। तो याद रखिएगा, फिगर दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये है जूस्पोर। जूस्पोर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर किसका है? क्लैमिडोमोनास का। ये है कोनिडिया। कोनिडिया रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर किसका है? पेनिसिलियम का। ठीक है, बर्ड देखने मिल रहा है। बर्ड किसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर? हाइड्रा का। ये हाइड्रा जिसमें बर्ड देखने मिल रहा है यहाँ पे। फिर आता है गेम्यूल्स। गेम्यूल किसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है? स्पॉन्जे का। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर या वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स क्या है? इट इज़ अ स्ट्रक्चर दैट आर कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग। वही है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को वेजिटेटिव स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। प्लांट के केस में हम लोग प्लांट के केस में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को बोलेंगे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। तो क्या ये
वैसा स्ट्रक्चर, इट इज़ द स्ट्रक्चर दैट आर कैपेबल, जो कि कैपेबल है, जिसके पास एबिलिटी है कि वो गिविंग राइज टू न्यू ऑफ स्प्रिंग, एक नया ऑफ स्प्रिंग में कन्वर्ट हो सकता है या एक नया ऑफ स्प्रिंग दे सकता है। इन प्लांट द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आर, प्लांट के केस में जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर का यूनिट है वो है रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट एंड बल्ब एटसेट्रा। तो ये सब याद रखना, ये सब वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, ये सब वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स है, रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब। Since the formation of these structure does not involve two parent, the process involved is asexual. In some organisms, if the body breaks into distinct pieces, fragments, each fragment grow into an adult capable of producing offspring, that is hydra. This is also a mode of asexual reproduction called fragmentation. देखिए, तो रनर, राइजोम, ये सारा स्ट्रक्चर जो है डायरेक्टली क्या हो रहा है कि कन्वर्ट हो जा रहा है नए ऑर्गेनिज्म में। मतलब यहाँ पे कोई गेमेट का फॉर्मेशन देखने नहीं मिल रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं। ये सब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है। फिर यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन की बात कर रहा है, वही बात यहाँ पे कह रहा है कि पेरेंट बॉडी है जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है, फिर हर एक टुकड़ा जो है नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग फ्रेगमेंटेशन। अभी बताया जस्ट मैंने आपको। तो फ्रेगमेंटेशन हम लोग को हाइड्रा में देखने मिल सकता है, ठीक है। बडिंग भी हाइड्रा में देखने मिलता है। देखिए यहाँ पे फिगर समझिए, पोटैटो में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो है आई, उसको बोलते हैं आई, ये देखिए, ठीक है। जिंजर मतलब अदरक, अदरक में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं हम लोग राइजोम। क्या बोलते हैं? राइजोम, ठीक है। अगेव, अगेव में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखने मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग बल्बिल, ये है बल्बिल, ठीक है। सब फिगर को ध्यान रखिए, एनसीईआरटी का फिगर है ये सारा। फिर ब्रायोफाइलम में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखने मिलता है वो है बर्ड्स, या उसको बोल सकते हैं एडवेंटिशियस बर्ड्स, जो कि ब्रायोफाइलम के पत्ते के एकदम मार्जिन पे है, कोने पे है। देखिए कोने पे है, कोने पे है, कोने पे है, कोने पे है, ठीक है। फिर आता है वाटर हयासिंथ। वाटर हयासिंथ प्लांट का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है उसको कहते हैं हम लोग ऑफसेट। ये देखिए ऑफसेट, ठीक है। आया समझ में? हुआ फिगर क्लियर? तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान से सुनिएगा। द टेरर ऑफ बंगाल, दिस इज नथिंग बट द एक्वाटिक प्लांट वाटर hyacinth, which is one of the most invasive weeds found growing wherever there is standing water. It drains oxygen from the water, which leads to death of the fishes. टेरर ऑफ बंगाल क्या है? और वाटर हयासिंथ प्लांट को हम बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं उसकी चलिए मैं कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। वाटर हयासिंथ प्लांट जो है दिखने में खूबसूरत और बहुत अच्छा फूल देता है, इसलिए इस वाटर हयासिंथ प्लांट को क्या किया गया था कि बाहर के कंट्री से, विदेश से इंडिया मंगाया गया, और बंगाल में जो नदी है वहाँ नदी में डाला गया। तो ये वाटर हयासिंथ प्लांट बंगाल की नदी में ग्रो करने लगा, और ग्रो करते इतना तेज़ी से ग्रो करने लगा कि पूरे नदी में छा गया ये। और पूरे नदी में छाने के बाद नदी के पानी में जो ऑक्सीजन था वो सारा ऑक्सीजन को ड्रेन कर लिया, खींच लिया। तो पानी में ऑक्सीजन नहीं बचा, तो सारी मछलियाँ क्या हुआ? मरने लगी। तो इसीलिए वाटर हयासिंथ को बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। तो वाटर हयासिंथ इन्वेसिव वीड है एक तरह का, मतलब कि बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करने वाला वीड है, ठीक है, जो कि पानी में खड़े वाटर में देखने मिलता है। और ये क्या करता है? ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, वाटर का सारा ऑक्सीजन खींच लेता है, विड्रॉ कर लेता है, जिससे जो मछली होती है पानी में उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और वो सारी मर जाती है। आया समझ में?
Plant like potato, sugarcane, banana, ginger, dahlia are cultivated invariably arise from the nodes present in the modified stem of these plants. When the nodes come in contact with damp soil or water, they produce roots and new plants. Important point, ध्यान सुनिएगा. प्लांट जैसे कि पोटैटो हुआ, शुगर केन हुआ, बनाना, जिंगर, डालिया, इन प्लांट के स्टेम में मतलब तने में छोटे छोटे स्ट्रक्चर देखने मिलते हैं. ऐसे स्टेम के साइड में, ठीक है. इस स्ट्रक्चर को लोग बोलते हैं नोट्स. जैसे हमने गन्ना का पेड़ देखा होगा. गन्ना का पेड़, गन्ना को देख सपोज करते हैं गन्ना है, शुगर केन है, आपने खाया भी होगा कभी गन्ना. तो शुगर केन के हर थोड़े थोड़े दूरी पे इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने मिलता है हम लोग. ऐसे साइड में छोटा सा गोल स्ट्रक्चर देखने मिलता है. तो वो स्ट्रक्चर जो है वो है नोट्स. और ऐसा नोट्स हम लोग को पोटैटो में भी देखने मिलता है, बनाना में भी देखने मिलता है, जिंजर में भी, डालिया में देखने मिलता है. ठीक है. जब ये नोट्स वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो इस नोट से क्या होता है, रूट निकल आते हैं, जड़ निकल आते हैं. और ये जड़ जो है ग्रो करते करते ज़मीन के कांटेक्ट में आ जाते हैं. जैसे ज़मीन के कांटेक्ट में आएगा तो इस नोट से एक नया प्लांट ग्रो करेगा. ठीक है, आया समझ में. Similarly, adventitious buds arise from notches present at margin of leaves of Bryophyllum. These abilities fully exploited by gardeners and farmers for commercial propagation of such plants. ध्यान सुनिएगा मेरी बातों को. ब्रायोफाइलम प्लांट है. ब्रायोफाइलम प्लांट का जो पत्ता होता है, पत्ते के मार्जिन पे मतलब कि एकदम इस पॉइंट पे, छोर पे, किनारे पे हमें छोटे छोटे बर्ड देखने मिलते हैं. इसको ना बोलते हैं एडवेंटिशियस बर्ड. और ये एडवेंटिशियस बर्ड जो है एक नया ब्रायोफाइलम प्लांट दे सकता है. जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं. इस फिगर में आप जैसे देख सकते हैं, ये देखिए, ये एडवेंटिशियस बर्ड है ब्रायोफाइलम लीफ के एकदम मार्जिन पे. ठीक है दोस्तों, आया समझ में. तो आज का लेक्चर इतना ही था. उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको समझ में आया होगा. तो जाइए टेलीग्राम पे विजिट करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए. तो मिलते हैं दोस्तों लेक्चर नंबर 3 में इस चैप्टर के. ओके फ्रेंड्स.